हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें इसका पिछला वाला लेक्चर समझ में आ गया था। ये है हमारे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पहली क्या कह रही है कि तुम्हें ये समझ तो आ ही गया होगा कि अनलेस एंड अनटिल तुम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज ना करो तो तुम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। इसका रीजन क्या है? मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस होता है ना। अब जो हमने कल एग्जांपल लिया था ई कोराई का, वही ले लेते हैं। ठीक है। यही तो था, GAATTC। गाटक बोल लेते हो, मर्जी है त्यार तुम्हारी, है ना। अब देखो, अगर मैंने तुम्हारे पहले मॉलिक्यूल को इससे कट किया और दूसरे को मैंने किसी और से कट किया, तो उसका जो सीक्वेंस होगा बच्चा, वो चेंज जाएगा ना। जो ओवर हैंगिंग एंड्स होंगे, स्टिकी एंड्स होंगे, वो तो डिफरेंट होंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैसे जोड़ सकते हैं? कोई चांस है जोड़ने का? बिल्कुल नहीं है ना। तो हमें वेक्टर को भी और डीएनए को, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होता है। राइट। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सेपरेशन एंड आइसोलेशन के ऊपर। ठीक है। जब हम डीएनए को कट करते हैं यूजिंग स्पेशल सिजर, जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो क्या बनाता है? उसको पीसेस में ब्रेक कर देता है। राइट। अभी तुमने देखा था ना, जैसे भी जो मैंने बनाया था काटक का, उसको बीच से ब्रेक कर दिया, है ना। तो अब ये पीसेस जो है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अब डीएनए कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं नेगेटिवली चार्ज? उनमें फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। तो अब वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इनको हम मूव कर सकते हैं थ्रू अ जेल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो जेल है, ये एक्ट कर रहा है एज अ सीव। जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा दूर जा पा रहे हैं। ठीक है। जेल बनता किससे है? एगरोस से बनता है, जो कहाँ से आता है? सीवीड से आता है। अब स्मॉल वाले ज्यादा दूर क्यों जा पा रहे हैं? अगर तो यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स लगाओ। ठीक है। यहाँ से मान लो फोर्स है, अपोजिट फोर्स भी तो आएगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। जो बड़े वाले होंगे उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, छोटे वाले पे कम पड़ेगा, इससे छोटे वाले ज्यादा दूर जा पा रहे हैं। रेजिस्टेंस का डिफरेंस है, मतलब उसको कम रेजिस्टेंस मिल रही है उसकी मूवमेंट को। राइट। अब हम इन विजुअलाइज करने के लिए इन डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, उन्हें एक सब्सटेंस से स्टेन कर देंगे, जिसको हम कहते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। अब इथीडियम ब्रोमाइड को जो हम लोग यूवी लाइट में देखेंगे, तो वो डीएनए को एज ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखाएगा। इसको यहाँ पे अपने को यूवी रेडिएशन में क्यों देखना है? हमें यूवी रेडिएशन में इसलिए देखना है इवन आफ्टर इथीडियम ब्रोमाइड, क्योंकि इथीडियम ब्रोमाइड बच्चा ना, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ही वो कलर चेंज करेगा। ठीक है। हर अपना जो स्टेन होता है उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है ना, इनका ऐसा ही चलता है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। क्या करोगे यार तुम, बेसिक बेसिक याद रखो। ये जो कलर का नाम है, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, बहुत इजी चीज है, लेकिन आज तक 3-4 बार आ चुकी है नेट में। ठीक है। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं याद रहता शायद से कि ब्राइट ऑरेंज कलर्ड के ब्रांड बैंड्स होते हैं डीएनए के। अब इसके आगे बात करें तो हम लोगों को, अगर जब ये जो सेपरेटेड बैंड्स है डीएनए के, ठीक है, जो केयरफुली कट आउट थे फ्रॉम द जेल, ये तुम्हें लगेंगे पजल पीसेस की तरह। ठीक है। तो इनको हमें निकालना है। अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूशन। राइट। एल्यूशन, इल्यूशन। तो डीएनए पीसेस जो होते हैं, दे आर टेकन आउट एंड देन दे आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए बाय पुटिंग देम टुगेदर विद अदर पीसेस। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर एक पीस लगाते जाते हो, वैसे ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। राइट। जोड़ो कैसे? क्लोनिंग वेक्टर की हेल्प से। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या चीज है भाई? क्या चीज होगी क्लोनिंग वेक्टर? तो क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बेसिकली बात करें, देखो जो प्लास्मिड्स होते हैं, प्लास्मिड्स अभी हमने बात की थी ना पहले भी, प्लास्मिड की, सर्कुलर डीएनए वाला प्लास्मिड, याद आया, है ना। प्लास्मिड वही प्लास्मिड। तो प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, वो अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं इनसाइड बैक्टीरियल सेल विदाउट नीडिंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मेन बैक्टीरियल डीएनए। राइट। यानी कि मान के चलो ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर चला जाता है तुम्हारा प्लास्मिड, ये प्लास्मिड है, ठीक है। अब ये बिना इसकी हेल्प के भी, पूरे बैक्टीरिया की हेल्प के भी खुद अपना काम कर सकता है, खुद कॉपी बना सकता है।
ठीक है, अपनी कॉपी बना रहा है वो। तो बैक्टीरियोफाज तो और ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि ये सेल्स में लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं उनकी फ्यू कॉपीज ही बना सकते हैं, बट बाकियों की 15 से 100 कॉपीज पर सेल भी अलाउड होती है, मतलब कर सकते हैं वो लोग उतना। ठीक है, कॉपी नंबर कितनी कॉपी बना रहे हैं, है ना, जैसे वो मैंने तो पिछली पिछली वीडियो में ही दिखाया था ना, ऐसे करके एक को डिवाइड करके 2 3 4, तो कॉपी नंबर बना ना कॉपी। समझिए बात, कॉपी नंबर सिंपली यही है। ठीक है, अब देखो अगर हम एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफाज से या फिर प्लाज्मिड के डीएनए से कनेक्ट कर देंगे, तो हम उस जो फॉरेन डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपीज बना पा रहे हैं ना, क्योंकि इनका कॉपी नंबर तो ऑलरेडी है ना, तो जितनी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज की कॉपी बढ़ती जाएगी उतनी उनकी भी बढ़ती जाएगी। अब जो हम ये जो चीजें हैं जिनको हम फॉरेन डीएनए से कनेक्ट कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर यहाँ पे कौन हुआ, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, राइट। अब देखो ये जो वेक्टर होते हैं ये डिजाइंड होते हैं ताकि ये इजीली अटैच कर ले फॉरेन डीएनए को और हमें हेल्प करे सेपरेट करने में मॉडिफाइड डीएनए को फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए, राइट। सिंपल से शब्दों में प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो गुड होते हैं एट कॉपिंग देमसेल्व्स इनसाइड बैक्टीरिया। बाय जॉइनिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए टू देयर डीएनए हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं ऑफ दैट फॉरेन डीएनए। ये हेल्पफुल टूल है हमारे वेक्टर, ठीक है, एंड दे आर डिजाइंड टू मेक द प्रोसेस इजी। तो अब वेक्टर तो हो गया तुम्हारा एक कैरियर या व्हीकल जैसे जो डिलीवर करता है फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है, कि वेक्टर में ऐसा होना ही चाहिए, इजी लिंकेज ऑफ फॉरेन डीएनए। इसके अलावा वी ऑल्सो वांट कि वो सिलेक्शन कर पाए किसका, रिकॉम्बिनेंट्स का, फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि जो चेंज कर गया, जो डीएनए के मिक्सचर से बन गया, ठीक है, यानी कि फॉरेन डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में आ चुका है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें नहीं आया। बेसिक सी बात यही है। तो अब हमारा जो होता है वेक्टर, उसके ना कुछ फीचर्स होते हैं जो चाहिए होते हैं हमें, ताकि वो क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर को मतलब वो कर दे, फैसिलिटेट करे, राइट। एंड दीज फीचर्स आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आर सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स, एंड इसके अलावा वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है नेक्स्ट पेज पे। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ओराई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ओराई बेसिकली तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। कोई भी पीस ऑफ डीएनए अगर इस सीक्वेंस पे लिंक हो जाए तो वो कॉपीज बना सकता है इनसाइड द होस्ट सेल। ये सीक्वेंस जो है कंट्रोल करता है कि कितनी कॉपीज ऑफ द लिंक डीएनए बनेंगी, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत सारी कॉपीज चाहिए ऑफ अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए तो तुम उसे ऐसे वेक्टर में डालोगे जिसका एक हाई कॉपी नंबर का ओरिजिन होगा, राइट। व्हाट द पॉइंट, इसमें बेसिकली इतना ही क्या रखा, मतलब ओराई तुम्हारा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रही है, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर बच्चे तुम्हारा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में एंड एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, एंड सिलेक्टिवली प्रमोट करता है द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। ये कैसे होता है कि जो जीन एनकोड करती है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन या फिर क्लोरामफेनिकोल या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर कानामाइसिन, ये सब तुम्हारे एंटीबायोटिक्स है, इनको हम कंसिडर करते हैं यूजफुल फॉर सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाई, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल इकोलाई सेल्स होते हैं वो उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस कैरी नहीं करता है, राइट। तो अगर तुम बाई चांस ऐसा दे दो, रेजिस्टेंस उनको दे दो, तो फिर वो इन एंटीबायोटिक से बच जाएंगे, और जो नहीं बच पाएंगे उसमें तुम्हें पता है कि उसमें चेंज नहीं आया, है ना, सिंपल सी बात हुई। अब देखो एक और बात मैं बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बाद में आएगा वो, यहीं पे बता देती हूँ मैं कि हमारा जो एक जीन होता है, जीन लैग जेड, ठीक है, लैग जेड, ये एनकोड करता है मतलब या फिर कोड करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको भी यूज किया जा सकता है फॉर सिलेक्टेबल मार्कर या फिर एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है।
ये जो एंजाइम होता है ना बच्चा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम यूटिलाइज करता है सबस्ट्रेट को टू प्रोड्यूस अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट, राइट। यानी इसका सबस्ट्रेट जो है क्रोमोजेनिक है, कलर प्रोड्यूसिंग। अब वापस इधर आते हैं, ये वाला पॉइंट हम लोग कर चुके। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। बेसिकली यही है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि वेक्टर जो होता है वो आइडेंटिफाई कर पाए, गेट रेड ऑफ कर पाए ऐसा सेल का जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। क्लोनिंग साइट्स पे आते हैं, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स में क्या है ना, टू अटैच द फॉरेन डीएनए वेक्टर शुड हैव ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक स्पॉट्स जहां पे वो कनेक्ट हो सकते हैं। अगर बहुत सारे स्पॉट्स होंगे तो फिर ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी। कनेक्शन जो होता है इट यूजुअली हैपेंस एट अ स्पेसिफिक प्लेस इन द वेक्टर्स डीएनए। फॉर एग्जाम्पल तुम जो है अटैच कर सकते हो फॉरेन डीएनए को टू द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यूजिंग द बैम H1 साइट इन द PBR322 वेक्टर, राइट। अगर मैं बात करूं पहली बात PBR322 है क्या, तो PBR322 ये तुम्हारा प्लास्मिड है, ठीक है। इनकी नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह नहीं होती है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी वैसी इनकी नेमिंग नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ PBR322, मोस्टली प्लास्मिड्स के नाम में ना पी आते ही है शुरुआत में। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं PUC8। तो PBR8 में तुम्हारा पी का फुल फॉर्म होता है हमेशा प्लास्मिड, पी स्टैंड्स फॉर प्लास्मिड, राइट। एंड उसके आगे या तो साइंटिस्ट का नाम आ जाता है या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। जैसे PBR322 में BR इज फॉर बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, 322 नंबर है, होता है ना, नंबर दे दिया जाता है। ओरिजिन मतलब ये तुम्हारा उसके जैसा ही है नंबर, ठीक है। जो पहले हमने नंबर कवर किया था, क्या नंबर था, नाम क्या था उसका, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होता है ना, वैसे सही है ये, ठीक है। इसके अलावा PUC8 की अगर हम बात करें तो पी तुम्हारा फिर से प्लास्मिड, यूसी इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड 8 फिर से ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। गॉट इट। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो तुम्हें PBR322 दिख रहा है, ये प्लास्मिड का स्ट्रक्चर है PBR322 का, ठीक है। इसमें तुम्हें बहुत सारी साइट्स दिख रही होंगी। वो साइट्स क्या चीजें हैं, क्या लग रही हैं तुम्हें वो? देखो, पहली बात ये है AMPR। AMPR यानी कि क्या होगा, AMPR, ये AMPR पे जो है या फिर TETR पे तुम्हारे क्या होंगे, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। मैच मिला, कुछ तो मिल रहा है। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन मैच मार रहा है ना यहीं पे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स है ये, है ना। अब अगर तुम ये नाम पढ़ो इकोराय, इकोराय, हिंद 3, ये नाम देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, राइट। एंडोन्यूक्लियस से बनाया है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है बाकी। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। इसके अलावा अपने पास एक और वर्ड क्या है, ROP। ROP की अगर हम बात करें तो वो कोड करता है फॉर द प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लास्मिड, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअली कह क्या रहा है। देखो, अगर तुम प्लास्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए को पहली बात डिफरेंशिएट करने जाओगे ना हमने, तो उनमें डिफरेंस ये आता है कि प्लास्मिड डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड है। बस प्लास्मिड हमेशा सर्कुलर होगा, क्रोमोसोमल लीनियर हो सकता है फिर सर्कुलर हो सकता है। प्लास्मिड नेकेड है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोमल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। प्लास्मिड जो होता है ये कोई वाइटल जीन कैरी नहीं करता विच इज नेसेसरी फॉर द सेल, एंड क्रोमोसोमल डीएनए कैरी करता है वाइटल जीन्स को, राइट। प्लास्मिड डीएनए जो है तुम्हारा रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ मेन जीनोम, वेयर एज जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है इट ऑलवेज रेप्लिकेट्स विथ द जीनोम, राइट। तो अब हम यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे इसके वापस, यहाँ पे चल क्या रहा है। इतना बड़ा सा पैराग्राफ है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें ये पढ़ाएंगे सिलेक्शन कैसे हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को यूज करके, है ना। अब बच्चे बेसिकली मैंने तो बताया यहाँ पे एंटीबायोटिक्स होती हैं, इकोराय जो है खुद से नेचुरली लेके नहीं आती है इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, पर हम इसके अंदर डाल जरूर सकते हैं। तो हम मान के चलो मैंने एक PBR322 का स्ट्रक्चर ले लिया है, इसमें किन दो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, है ना।
अब मैंने क्या किया ना कि मैंने मान के चलो यहाँ पे मैंने एक वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉरेन जो है डीएनए को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब अगर तुम किसी भी जीन की जगह पे किसी और को इंसर्ट कर दो तो वो अपना काम करेगी क्या? नहीं करेगी। कैसे कर सकती है? उसका काम डिसरप्ट हो चुका है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की जगह पे इसको इंसर्ट कर दिया है तो फिर टेट्रासाइक्लिन जीन तो काम करेगी नहीं अपना। तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब नहीं है। तो अब मैं दो तरह की मीडियम लूंगी। एक होगा तुम्हारा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। मैंने इस पीबीआर 322 को अगर एम्पिसिलिन में डाला, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है। मतलब क्योंकि इसमें हमने ये डाल दिया ना, और यहीं पे एक सर्कल बना देते हैं खराब सा। ऑब्वियसली ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई फॉरेन नहीं है मीडियन। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब इनको मैंने डाला एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे। दोनों में एम्पिसिलिन तो होगा ही, है ना? यहाँ पे भी एम्पिसिलिन होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, एम्पिसिलिन दोनों में होगा। तो दोनों एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे। एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट इनको अब रेजिस्टेंस मिल चुकी है। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को उठा के टेट्रासाइक्लिन में डाल दूं तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो तो ग्रो कर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस वाला जीन है वो काम नहीं कर रहा है ना? क्योंकि उसकी जगह पे हमने फॉरेन जीन को घुसेड़ दिया वहीं पे। तो अब उसका काम ढंग से नहीं चल रहा है। बेसिकली तुम्हें इस पूरे इसमें यही बताने की कोशिश करी थी। ठीक है। आई होप इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई हो। अब अगर यही मैं इसका उल्टा करती हूँ, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। बाई चांस मान लो मैंने एम्पिसिलिन की जगह पे यहाँ पे फॉरेन जीन को घुसेड़ दिया, तो अब क्या होगा? कौन से मीडियम में ग्रो करेगा, कौन से मीडियम में ग्रो नहीं करेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, दोनों के लिए तुम ये बताओ कि होमवर्क। ठीक है, ये मेरे को टेलीग्राम पे या फिर यही नीचे कमेंट्स में दिख जाना चाहिए। समझे? अब देखो, इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हमने फॉरेन जीन इंसर्ट किया तो उसकी वजह से एक जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया, उसका काम नहीं चल पाया। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। पहली बात जो है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स से क्युम्बरसम प्रोसीजर, यानी कि बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ये पीबीआर 322 का डिसएडवांटेज हो गया। राइट। इसके बाद हमने क्या किया? हमने ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स ढूंढे जो डेवलप करते हैं विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्टेंट। क्रोमोजेनिक यानी कि कलर चेंजिंग सबस्ट्रेट, यानी कि कोई ऐसा केमिकल या फिजिकल वो जो मतलब चेंज आता हो। राइट। सबस्ट्रेट होता है ना केमिकल रिएक्शन में, वैसे वाली सबस्ट्रेट है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे तुम्हें ब्लू व्हाइट करके एक सिलेक्शन समझाया गया है, वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है। मान के चलो। ठीक है, एकदम मान के चलो, सब कुछ तुम्हारे समझने के लिए, एक्स्ट्रा ज्ञान मत लेना मेरे से। तो जो मैंने पीयूसी 8 एक वर्ड बोला था पहले, ये हम उसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। पीयूसी 8 का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे पीबीआर 322 में क्या था? एम्पिसिलिन था और टेट्रासाइक्लिन था ना। तो इसमें यहाँ पे एम्पिसिलिन होता है और यहाँ पे होता है इसमें लैक्जेड। लैक्जेड के लिए मैंने क्या कहा था? लैक्जेड किसके लिए कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। इसलिए यहाँ पे वो टर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना? तो अब जो तुम्हारा लैक्जेड है उसने लैक्जी भी कह सकते हो उसको, तो जेड को जी भी कहते हैं। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। अब क्या है? ये तुम्हारा हो गया। अभी ये काम का है। ठीक है, इस वक्त ये काम का है तो ये कैसा होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। वहीं मैंने उसकी जगह पे दूसरे में एक जीन घुसा दी तो ये कैसा बन गया? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिक्रीट होगा, लेकिन रिकॉम्बिनेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसी जीन की जगह पे दूसरी जीन घुसा दी है। तो अब उसका काम नहीं हो सकता बेटा। राइट, मैंने पिछला भी तो वही बताया तुम्हें। तो अब यहाँ पे ये काम हो नहीं सकता। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ना, इसका एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है पर्टिकुलर, जिसको ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को उसमें डालूं, उस सबस्ट्रेट में डालूं, तो ये तो ब्लू हो जाएगा। अगर मैं इसको डालूं तो वो ब्लू नहीं होगा, कलरलेस या फिर व्हाइट रहेगा, है ना? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो काम ही नहीं कर रहा इसका।
सिंपल, बस यही था। और इसी को हम लोग कहते हैं लैक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने क्या डाला, कोई एक फॉरेन जीन डाली इन प्लेस ऑफ एनी अदर जीन, जिसकी वजह से उस जीन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसने सिंथेसिस नहीं की। ठीक है ना, इतनी सी बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज का है? नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट। तो इसके लिए क्या है कि साइंटिस्ट जो है ना लर्न किया है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस कि हम कैसे ट्रांसफर करें जीन्स को इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक कहाँ गया ना, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस। ठीक है, ये जो होते हैं दे कैन डिलीवर डीएनए टू प्लांट्स, एंड वायरस जो होते हैं दे कैन ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल्स। अब रिसर्चर्स ने इनको मॉडिफाई किया इनके मैकेनिज्म को ताकि क्रिएट कर सके हेल्पफुल वेक्टर्स फॉर डिलीवरिंग डिजायर्ड जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरीके से एक इंसान को मतलब जीन भी पुट कर सकता है इनटू सुटेबल वेक्टर जो ट्रांसफर हो सकता है इनटू बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स टू मेक मोर कॉपीज। सिंपल सी बात थी यहाँ पे बस। ठीक है। ऑल्सो tumor inducing plasmid of agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector। यहाँ पे एक पॉइंट में दिखेगा कि हमने रेट्रोवायरसेस को डिसआर्म किया है और वो डिलीवर करते हैं डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। तो अब तुम्हें रेट्रोवायरस पढ़ के लगेगा कि हम रेट्रोवायरस को अगर डिसआर्म कर सकते हैं तो हम एड्स क्यों नहीं ठीक कर लेते। बच्चे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ठीक है, डाउट आ सकता है, आई एग्री। लेकिन एड्स जो है म्यूटेट करता रहता है, राइट, तो उसको हम ये नहीं कर पाते, उसमें डिसआर्म करना इज नॉट पॉसिबल। राइट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ा कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाजेस के पास स्पेशल फीचर्स होता है जो अलाउ करता है उनको टू कॉपी डीएनए। राइट। फिर हम इस फीचर्स को यूज करते हैं टू मेक वेक्टर्स टूल्स व्हिच आर हेल्पफुल टू क्लोन एंड वर्क विद डीएनए। वेक्टर्स को चाहिए होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू स्टार्ट कॉपिंग डीएनए और एक सेलेक्टेबल मार्कर टू पिक आउट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। उनको चाहिए होता है स्पेसिफिक प्लेसेस टू अटैच द फॉरेन डीएनए एंड मेक श्योर कि वो काम का है। राइट। अब देखो, नीचे वाला पॉइंट भी यहीं पे कर लेते हैं। इतनी सी बात यहीं पे करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब कॉम्पिटेंट होस्ट अपने को बनाना है। मान के चलो मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब तुम्हारा डीएनए जो होता है इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। राइट। तो अब ये डीएनए जो ऐसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुस जाएगी। वी हैव टू मेक द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट ताकि वो डीएनए को ले सके। तो हम यूज करते हैं किसका यहाँ पे, एक डाइवेलेंट कटायन का। और किसको ट्रीट करते हैं, बैक्टीरियल सेल को। ठीक है। तो डाइवेलेंट कटायन यानी कि जिसका +2 का होता है, पता है तुम्हें ना। हम्म। तो डाइवेलेंट कटायन का एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम का हमने यूज किया। अब हमने ट्रीट क्या करके कर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन को अगर हमने ट्रीट किया विद डाइवेलेंट कटायंस तो वो जो है परमिएबल हो जाती है ज्यादा, तो फिर वो डीएनए को टेकअप कर पाएगी। राइट। अब एक तरीका था वो पोर्स थे उसके सेल वॉल में, उससे उसने अंदर ले लिया बैक्टीरिया ने। लेकिन हमने कॉम्पिटेंट कैसे बनाया, डाइवेलेंट कटायन डाल के। अब देखो, इसके अलावा अपने को क्या करना है ना कि हमें फोर्स करना है डीएनए को इनटू बैक्टीरिया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम बैक्टीरिया को मिक्स कर देंगे विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब वो कोल्ड है। ठीक है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे, हीट शॉक। मतलब अचानक से एकदम हीट कर देंगे तो उसको हीट शॉक कहते हैं। और फिर उसको तुरंत ठंडा कर देंगे। ये जो होता है इट विल हेल्प द बैक्टीरिया टेक इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। तो इसमें हमने ठंडा किसको किया, गर्म किसको किया, हमने सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के फिर उसको बर्फ में रखा, यानी कि दोनों के दोनों ठंडे गर्म हो रहे हैं मिल करके। राइट। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तुम्हारा देखो और भी मेथड्स होते हैं, इसके और एग्जांपल है। पहला है अपने पास माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं हम, जो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स। राइट। प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं टेक्निक जिसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। इसमें हम शूट करते हैं टाइनी पार्टिकल्स जो कवर्ड होते हैं इन डीएनए इनटू प्लांट सेल्स। ठीक है, यूजिंग हाई स्पीड मेथड्स। ओके।
और एक मेथड होता है जिसमें हम लोग हार्मलेस वर्जन यूज करते हैं ऑफ पैथोजेंस। जब ये पैथोजेंस इन्फेक्ट कर देते हैं सेल को, तो ये ट्रांसफर कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट सेल, राइट। जीन गन या फिर बायोलिस्टिक्स में हम लोग हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या फिर टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, ये तो तुम समझ गए, राइट। तो अभी बेसिकली इतना ही था। तो इसकी अगर हम पूरी बात करें, इसमें क्या था, तो डीएनए हाइड्रोफिलिक है, वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली नहीं जा सकता। ताकि बैक्टीरिया टेकअप करे नए डीएनए को, हमें उसे प्रोसेस करना है, प्रिपेयर करना है विद स्पेशल डाइल्यूएंट कटायन, है ना। अब डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, लाइक इंजेक्टिंग इट, शूटिंग इट विद टाइनी पार्टिकल्स, या फिर यूज करना हार्मलेस पैथोजेंस टू ट्रांसफर इट। ये सब मेथड्स इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं डीएनए के साथ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस, राइट। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया। होमवर्क दे देती हूँ मैं तुम्हें। पहली बार जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कर देना कमेंट्स या फिर तुम टेलीग्राम पे। दूसरा, एनसीईआरटी से रीड कर लेना, राइट। दोनों ही इजी टास्क है। बेस्ट ऑफ लक, होपफुली तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा।